Hello aspirants, welcome back again on your own channel that is Prepare for Bank and I'm again your host Wanga Shanamat। और ये जो आपका आज का वीडियो है वो जो होने जा रहा है आईबीपीएस क्लर्क प्रीलिम्स के। और आज जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके ऊपर एक जो एपिसोड है वो आधारित है। हम रीजनिंग के सेक्शन के उस क्वेश्चन को उठाया है जो आज के पूरे दिन देखने को मिले हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपको अगर कल आपका एग्जाम है तो उसमें आपको मदद मिलेगा इससे। ठीक है दोस्तों। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास कोई सवाल हो सुलझा हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उसको बोलिए प्लीज। और अगर आपके पास किसी भी एग्जाम के सवाल हो तो प्लीज उसको इस ईमेल आईडी जो कि है p4bin@endex.com इस पर प्लीज सेंड कीजिएगा। और गाइज न्यू ईयर को 1 जनवरी को इस चैनल में एक सरप्राइज अनाउंसमेंट होगा तो उसके लिए तैयार रहना। और इस चैनल के हर एक वीडियो देखते रहना और शेयर करते रहना और जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि ये जो है ये आप ही का चैनल है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो गाइस देखो पहला जो क्वेश्चन है वो ये है 4BD 8FH 12JL 6NP देन क्या आएगा इसको पूछा है। सो वी हैव टू फाइंड दिस नंबर हियर। दिस प्लेस शुड बी replaced with the required input. Now the same question has been asked today on the third shift that was from 1 p.m. What will be the answer? Look here the table is 4, 8, 12, 16। इसका मतलब 4 का जो टेबल है वो यहाँ पर चल रहा है। इसका बाद क्या आएगा 4 2 is 8, 4 3 is 12, 4 4 is 16, then 4 5 is 20, right? और उसके बाद क्या आएगा देखो देखो यहाँ पर है बी सी डी, ई नहीं है, एफ जी एच, आई नहीं है, जे के एल, एम नहीं है, एन ओ पी यानी कि क्यू नहीं होगा तो स्टार्ट होगा आर से। और देखो एक का गैप है ना हर वक्त। द डिफरेंस बिटवीन टू डिजिट्स हेयर, टू अल्फाबेट्स हेयर इज जस्ट ऑफ 1। सो आर देन 1 देन टी। सो 20 आर एस नहीं होगा तो होगा आपका टी। सो 20 आर टी इज द राइट आंसर। ऑप्शन 1 होगा आपका राइट आंसर। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको देखने को मिला था आज के जो 1 बजे का शिफ्ट है उसमें आपको देखने को मिले थे ये इस क्वेश्चन को। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है देखो यहाँ पर एक अल्फाबेटिकल सीरीज दिया गया है। सो द क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस अल्फाबेटिकल सीरीज ओनली। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन थर्ड लेटर ऑफ द वर्ड which is second from the right hand and third letter of the word which is second from the left इन द गिवन सीरीज। मतलब कि हमें उस दो डिजिट को दो नंबर्स को पहले फाइंड करना है तो वर्ड्स को सॉरी जो कि राइट से सेकंड होगा और लेफ्ट से भी सेकंड होगा दोनों। तो लेफ्ट से सेकंड है ये, ठीक, क्योंकि बोला है सेकंड फ्रॉम द राइट और सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट। सो सेकंड फ्रॉम द राइट लेफ्ट होगा ये और सेकंड फ्रॉम द राइट होगा ये, ठीक। और इसमें क्या बोला गया है कि थर्ड लेटर फाइंड करना है, ठीक, दोनों का थर्ड लेटर। तो इसका थर्ड लेटर क्या है क्यू और इसका थर्ड लेटर क्या है आई। तो बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन। सो आई और क्यू के बीच में कौन सी है अल्फाबेट्स। व्हिच अल्फाबेट्स लाई बिटवीन आई एंड क्यू। लुक आई देन जे के एल एम एन ओ पी। So these alphabets are here. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 alphabets. So the answer will be option B, 7. You could get the same question like this tomorrow because this type of question has been asked today. So let's proceed to the next question. So next question is if all the words are arranged in the same way as it is in English dictionary, then which of the following will be second from right। यहाँ पे जो भी वर्ड्स आपको दिया गया है अगर हम उसको इंग्लिश डिक्शनरी के हिसाब से सजाए तो कौन सी वर्ड राइट से सेकंड होगा, ठीक। तो हम राइट से सजाएंगे तो आसानी से मिल जाएगा पहले। अब देखो सबसे जो राइट में आएगा वो क्या होगा जिसका अंत सबसे पीछे का है, ठीक। तो स्टार्टिंग डिजिट हमें देखना है कि स्टार्टिंग डिजिट किसका सबसे लास्ट में आएगा, ठीक। अब देखो यहाँ पर P है और यहाँ पर M है तो ये दो डिजिट सबसे लास्ट में आएगा ना। इफ वी आर अरेंजिंग द वर्ड्स विथ रेस्पेक्ट टू द इंग्लिश डिक्शनरी देन P will come after M and if we consider this case H A M P and for all these to be if all this to be included then P would come at last, right?
because P comes after all these letters, all these initial letters. So the first from the right hand would be these, and second from the right hand would be these, right? So the answer would be MOR. So the answer would be answer D. ठीक, क्योंकि अगर हम Z से स्टार्ट करें तो पहले P आता है, फिर आपका आता है M, तो सेकेंड राइट कौन सा होगा? M होगा। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ऑल द लेटर्स ऑफ ईच वर्ड कॉन्सोनेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय प्रीवियस लेटर्स एंड vowels are replaced by the next letter, then how many words will have no vowels in it? मतलब कि हमें जो कॉन्सोनेंट्स वगैरह मिलेगा उसको हमको प्रीवियस लेटर से सब्स्टिट्यूट करना है और vowels को नेक्स्ट लेटर से सब्स्टिट्यूट करना है। अब देखो यहाँ पर बोला है कि नो vowels होगा, इसको पेपर में ना करके करना है आपको। तो H देखो प्रीवियस लेटर है आपका, क्योंकि कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट की प्रीवियस लेटर होगा आपका यहाँ पर G, Y का प्रीवियस लेटर है आपका X, U का बाद का लेटर है आपका V। तो ये जो है यहाँ पर आपको कोई भी vowel नहीं आ रहा। ठीक, अब देखो A के बाद में क्या आएगा आपका B, और B के पहले आएगा आपका U, तो ये जो है ये नहीं बन पाएगा। अब एक भी अगर vowel आ गए तो आप उसको डिलीट कर देंगे। ठीक, इफ यू फाइंड एनी vowel when you are calculating, then you will just eliminate that. Okay, so let's see the next one. So A, the next letter of A is B, so no problem there. Next letter of B here is also, sorry, the consonant should be replaced by the previous letter. The previous letter of B is A, so these will be also crossed because A is an vowel. Then A, the next letter of A is B, right? The previous letter of N is M, that is also a consonant. The next letter of I is J, so this could be 1, right? The previous letter of P is O, so this could not be included in this series because O is an vowel. So no vowel, आंसर होगा आपका क्या? दोनों वर्ड में आपका जो है कोई भी vowel आपका नहीं आ रहा, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक, तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो, इफ फर्स्ट एंड सेकंड लेटर्स आर इंटरचेंज्ड इन ईच वर्ड, देन इन हाउ मेनी केस मीनिंगफुल वर्ड कैन बी मेड? अब देखो इसको भी आपको दिमाग में करना है। देखो फर्स्ट और सेकंड लेटर को आपका ऑल्टरनेट करना होगा और फिर से जाके आपको देखना है कि लेटर कोई भी मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है या फिर नहीं। अब देखो Y से शुरू होकर अगर H आता है बीच सेकंड में, तो क्या मीनिंगफुल वर्ड हो सकता है? YH कहीं भी नहीं हो सकता, तो ये जो है ये नहीं होगा। अब देखो BAQ कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं होता, तो ये भी आपका क्रॉस हो जाता है। अब देखो BAR, ठीक, B को आपको यहाँ पे लेना है और A को आपको यहाँ पे लेना है, BAR आपका होता है बार, तो ये जो है मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है यहाँ पे। ठीक, अब देखो ANI तो होगा आपका, अगर इंटरचेंज करें तो होगा NAI, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, तो ये भी नहीं होगा। फिर बोला है PET, अगर इंटरचेंज करें तो होगा EPT, कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा, तो इसको आप सिर्फ आपको दिमाग में करना है। ठीक, तो ऑप्शन होगा आपका सिर्फ एक वाला, तो ऑप्शन होगा आपका बी। You have to do all this calculation just in your brain, just in your mind. Okay, so let's proceed to the next question. Just to remember, these type of question has been asked in today's exam. If you have already given the exam, you may feel that you have faced the same type of questions. So let's proceed to the next question. तो next question जो है, आप देख सकते हो कि ये एक ब्लड रिलेशन वाला सवाल पूछा गया है। यहाँ पे पहले बोला है कि M is married to B, M is married to B, तो हम पहले आपको ये बोलना चाहूंगा कि आप जो मैरिड है कपल को या इस ओवल से आपको डिनोट करना है। अगर ब्रदर सिस्टर है तो आपको ऐसे डिनोट करना है रेक्टेंगल से, बस सिर्फ आपको इस दोनों चीज याद रखना है। तो एम इज मैरिड टू बी मतलब कि ये हस्बैंड वाइफ है, तो हमें ओवल लेना है यहाँ पे। ठीक, फिर बोला है एफ इज द मदर ऑफ भी, सो यहाँ पर जाएगा आपका एफ इज मदर ऑफ भी, और जो मेल होगा मेल को हम लेंगे प्लस और माइनस को लोगे हम फीमेल, तो एफ जो है फीमेल आ गया आपका, तो होगा आपका माइनस। ठीक, एफ इज द मदर ऑफ भी। अब बोला है एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, तो एच जो है एफ का डॉटर है, और बोला गया है कि ओनली डॉटर, मतलब कि भी जो है भी डॉटर नहीं हो सकता, क्योंकि एच जो है सिर्फ एक ही डॉटर है एफ का, एच इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, so V can't be a daughter of F, so V should be male, right? And they should be brother sister,
So we have to mark this as a rectangle, right? So F, who is married to E, तो F के बाद आपका रिलेटिव प्रोनाउन दिया गया है, यानी कि ये F को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो F जो है who is married to A, मतलब कि F A के साथ मैरिड है, मतलब कि ऐसे आप ओवल शेप लेंगे फिर से, क्योंकि मैंने बताया था कि ओवल शेप का मतलब है आपका मैरिड, ठीक। तो ये अगर फीमेल है तो ये डेफिनेटली मेल होगा क्योंकि ये मैरिड है, ठीक। फिर से बोला है कि एच इज मदर ऑफ आई, मतलब कि एच का एक बेटा या फिर बेटी होगा जिसका नाम होगा आपका आई, ठीक। यहाँ पर आप इसका जो साइन है पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, मतलब कि मेल है या फिर फीमेल है, आप नहीं बोल सकते। यू कैन ड्रॉ any conclusion whether I is male or female, right? Because no conclusion over there. So देखो यहाँ पर M और V भी married है, M और V are married. So if V is positive then M definitely should be negative. अगर V male है तो M definitely female होगा। तो क्वेश्चन जो पूछा गया है वो है then how is M related to I? M I का क्या लगती है? देखो M जो है फीमेल है और H जो है I का मदर है। अब देखो V जो है H का ब्रदर है और M जो है H का sister in law है। M is the sister in law of H, so M will be aunt of I, right? Because mother sister in law is aunt of the person, so option D will be the correct answer, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका इनइक्वालिटी। और एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन में सिर्फ एक ही सवाल देखने को मिले थे, ओनली वन क्वेश्चन वाज आस्क्ड फ्रॉम ब्लड रिलेशन and 5 questions were asked from inequality. So inequality में जो बोला गया है वो हम देख लेते हैं कि क्या बोला गया है। अब इसको जो है आप दिमाग में कर सकते हो। देखो फर्स्ट जो कंक्लूजन है वो है a लेसर इक्वल टू q। मैंने आपको बताया था कि सिर्फ और सिर्फ आपको पहले ही कंक्लूजन को देखना है, a और q फिर से फाइंड करना है। देखो डायरेक्ट रिलेशन है यहाँ पे, ठीक। तो a यहाँ पर है और q जो है यहाँ पर है। a से q तक जाना है आपको, मतलब कैसे जाना है, अब देखना है कि साइन कैसा कैसा है। तो साइन देखो यहाँ पर लेसर इक्वल टू देन ग्रेटर, मतलब कि दोनों ऑपोजिट साइन आपको मिल रहा है। और मैंने बताया था कि अगर दोनों ऑपोजिट साइन मिल रहा है तो वहां पर हम कोई भी कंक्लूजन जो है नहीं खींच सकते। इफ ऑपोजिट साइंस आर देयर इन अ रूट देन वी कैन ड्रॉ एनी कंक्लूजन बिटवीन द subject and the predicate, right? So no conclusion can be drawn here, so this is incorrect, right? Then h less than m, मतलब कि h से m तक जाना है आपको, ठीक। आप h से अगर m तक जा रहे हो तो देखो यहाँ पर एक और ये जो है 2 नंबर का प्रायोरिटी है। मैंने बोला था कि लेस देन लेसर इक्वल टू देन आपका आता है इक्वल टू, सो 1 2 और 3 ऐसे आपको प्रायोरिटी मेंटेन करना है। अब देखो लेस देन आ रहा है एक नंबर का प्रायोरिटी, तो आपका आंसर क्या होगा, h लेस देन m होगा, क्योंकि ये जो है थर्ड प्रायोरिटी है, ठीक। अगर आपको एक नंबर का प्रायोरिटी मिल रहा है तो आपको एक नंबर का प्रायोरिटी ही लेना है। इफ यू आर गेटिंग number 1 priority then you have to take the number priority. If you are facing any problem in inequality then you can watch our inequality section by visiting our channel. Here the relation will be h less than m, so this is correct. So the answer will be only conclusion 2 is true, right? So let's see the next question. So next question जो बोला गया है वो है आपका, अब देखो यहाँ पर दोनों जो स्टेटमेंट है वो अलग से दिया गया है। ऐसे क्वेश्चन भी आपको मिले थे एग्जाम में आज के। बोला गया कि एन लेसर इक्वल टू एस, मतलब कि एन और एस आपको फाइंड करना है। अब देखो एन यहाँ पर है और एस यहाँ पर है, और अगर आपको दो जो स्टेटमेंट्स दिया रहता है तो उसके बीच में आपको कॉमन फाइंड करना है। यहाँ पर तो कॉमन है वी, मतलब कि वी से आपका एन का रिलेशन फाइंड करना है और वी से आपको एस का रिलेशन फाइंड करना है, ठीक। अगर देखो एन से अगर वी तक जा रहे हो तो क्या आएगा रिलेशन, एन लेस देन वी, क्योंकि ये जो है थर्ड प्रायोरिटी और ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि एन लेस देन वी, ठीक। फिर देखो v से आपका s तक जाना है और v से अगर s तक आप जा रहे हो तो देखो ये जो है सेकंड प्रायोरिटी, ये जो है फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि v लेस देन s, तो आपको क्या आएगा कि n लेस देन v लेस देन s, मतलब कि दोनों ही जगहों पे आपका एक नंबर का प्रायोरिटी मिल रहा है। तो एक नंबर का प्रायोरिटी अगर मिल रहा है तो क्या होगा आपका आंसर, n लेस देन s, ठीक। इफ यू आर गेटिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्रायोरिटी बोथ then you have to take the first priority only, right? So when you are going from n to v, you are getting first and third priority. If you are getting first priority then you have to take that. So the relation between n and v would be n less than v, right?
and then if you are going to S from V, then you are getting second priority and the first priority, right? So first priority is present, so the relation between V and S will be V less than S, and now N less than B less than S. So you are getting both the first priority there, so the answer would be N less than S, right? So this is wrong because no equal is present there, right? सो नेक्स्ट कंक्लूजन जो बोला है वो हम देख लेते हैं। यहाँ बोला है कि m ग्रेटर देन इक्वल टू r, तो हम m से अगर v तक जा रहे हैं क्योंकि v जो है कॉमन है, अब देखो m यहाँ पर है और r यहाँ पर है। अब m से v तक आप जा रहे हो तो देखो यहाँ पर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू साइन और यहाँ पर आपको लेस देन साइन मिल रहा है, तो ऑपोजिट साइन आपको मिल रहा है, तो आप कोई भी कंक्लूजन जो है नहीं खींच सकते, ठीक? तो ये भी है आपका रॉन्ग। अगर आपको दोनों तरफ का साइन मिल रहा है तो जो कंक्लूजन होगा वो आप नहीं खींच सकते, जैसे कि आप लेस देन ग्रेटर इक्वल टू, लेसर इक्वल टू ग्रेटर देन, ऐसे आपको रहता है, या फिर लेस देन ग्रेटर देन, तो आप इन तीनों केस में कोई भी कंक्लूजन जो है नहीं खींच सकते। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। सो देखो गाइस, नेक्स्ट जो कंक्लूजन है वो फिर से देखो दोनों जो स्टेटमेंट है वो दिया गया है और एक कॉमन है जो है भी, ठीक? तो कंक्लूजन हम देखेंगे डायरेक्टली। तो बोला है कि n लेस देन s, फिर से देखो n से अगर हम v तक जा रहे हैं तो देखो ये जो है ये आपका थर्ड प्रायोरिटी और ये लेस देन जो है वो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि n लेस देन v होगा, ठीक? और v से अगर हम s तक जाए तो होगा आपका v, देखो यहाँ पर आपको, आप यहाँ पे जा रहे हो तो देखो v यहाँ पर मिल रहा है आपको सेकंड प्रायोरिटी और यहाँ पर आपको मिल रहा है फर्स्ट प्रायोरिटी, मतलब कि आप दोनों ही केस में आप फर्स्ट प्रायोरिटी जो है आपको मिल रहा है। तो आपका आंसर क्या होगा? n less than s, because you are getting the first priority here. So if you are getting the first priority, then the answer would be the first priority. So this is correct answer. Then h less than b is the second conclusion. Is it correct? Let's see. Now if you are going h to v in this way, then you are getting first priority, then now this is less than sign and this is greater than equal to sign. So if you are getting two types of sign there, so this is obviously incorrect. So the answer will be option 1 true only, right? So option 3. So let's see the next question. अब देखो यहाँ पर जो है ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दिया गया है आपको, इसके ऊपर आधारित कुछ क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है जो कि आज के एग्जाम में भी देखने को मिला था पिछले हफ्ते की तरह। क्या बोला गया है यहाँ पे? देखो, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर बिटवीन द लेटर्स व्हिच आर 12th फ्रॉम लेफ्ट एंड 10th फ्रॉम राइट, मतलब कि दोनों नंबर्स जो है आपको फाइंड करना है जो कि 12th फ्रॉम लेफ्ट होगा और 10th फ्रॉम राइट होगा। आप एक तरफ से कर सकते हो कि आप टोटल जो नंबर्स है उसको आप फाइंड कर सकते हो, ठीक? उसके बाद आप रैंकिंग और अरेंजमेंट का जो थ्योरी है आप उसको अप्लाई कर सकते हो, ठीक? अगर आप ऐसे करते हो जबकि इसमें बहुत सारे नंबर है, अगर आप गिनने जाओ तो आपको शायद हो सकता है कि आपका गलती हो जाए, तो आप ऐसे ही आप करोगे। अगर ऐसा क्वेश्चन रहते हो तो आप इसको बाद में अटेंड करोगे, ठीक है? क्योंकि ये जो है थोड़ा सा लेंथी होता है। अब 12th फ्रॉम लेफ्ट बोला है तो देखो 2 4 6 8 10 12, तो 12th फ्रॉम लेफ्ट होगा आपका ओ, ठीक? और 10th फ्रॉम राइट 2 4 6 8 10 एंड, तो इसके बीच में कितना लेटर होगा, कितना जो है एलिमेंट होगा, कितने एलिमेंट होगा यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6 7. So option B is the correct answer, right? No, here one is left with, that is K. So option A 8 will be the correct answer, right? So you have to take the 12th from the left end, that is O, and 10th from the right end, that is and. So the letters between them are 1 2 3 4 5 6 7 8. So option A is the correct answer. So let's see the next question. So next question जो यहाँ पर बोला गया है वो है फिर से देखो नंबर सीरीज, अल्फान्यूमेरिक सीरीज के ऊपर आधारित है। सो बोला है कि हाउ मेनी लेटर्स आर देयर व्हिच इज प्रेसिडेड बाय अ सिंबल एंड फॉलोड बाय अ नंबर। सो अगर प्रेसिडेड बोला जाता है इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि पकड़ लो कि आपका जो नंबर है वो है आपका x, तो प्रेसिडेड मतलब कि इसके पहले क्या होगा, और फॉलोड बाय का मतलब इसके बाद में क्या होगा। तो प्रेसिडेड बोला है सिंबल बोला है और फॉलोड बाय अ नंबर, तो फाइंड करना है कि ऐसे जो है सिंबल और उसके बाद जो है लेटर फाइंड करना है। तो ये पर सिंबल और यहाँ पर लेटर बीचों बीच है, ठीक? फिर देखो सिंबल फिर लेटर फाइंड करना है आपका, सिंबल लेटर, ठीक?
यहाँ पर देखो सिंबल लेटर देन आपका नंबर मिल रहा है, तो ये एक सेट आपका बन गया। ठीक, देन सिंबल लेटर है पर नंबर यहाँ पर नहीं है। फिर देखो सिंबल लेटर नंबर यहाँ पर नहीं है, सिंबल देन क्या है यहाँ पे, न्यूमेरिक से नंबर, तो ये जो है ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका आंसर क्या होगा, आपको सिर्फ एक मिल रहा है ना, तो ऑप्शन होगा ए आपका आंसर। मुझे नहीं लगता कि इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का कोई जरूरत है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ इन द वर्ड फ्लैगशिप फर्स्ट vowels are written in from left to right as they appear in dictionary and then consonants in similar way, then the position of how many letters will remain unchanged. फर्स्ट तो आपको ऐसे आपको लिख लेना है फ्लैगशिप। अब ये जो क्वेश्चन है ये डिटो एक ये क्वेश्चन जो आया था आपके थर्ड शिफ्ट में आया था जो कि 1 बजे से था। ठीक, तो बोला गया है कि पहले भावल्स का हमें लिखना है लेफ्ट टू राइट। तो देखो भावल है यहाँ पर सिर्फ ए और यहाँ पर आई, तो हम इसको पहले लिखेंगे ए और आई, और फिर बोला गया है कि कॉन्सोनेंट को आपको एक के बाद एक लिखना है। सो वी हैव टू राइट द कॉन्सोनेंट्स नाउ फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सो फर्स्ट कैंडिडेट विल बी जी, नो F is present here, then G, then H, right? Then L, then P, and then S. You have to put it right like here. The position of how many letters is unchanged. Now here it is not, it is not, it is not. Here it is a similarity, right? Now this is also not a similarity. This is also not a similarity. This is also not a, so one similarity is found here. So option A, 1 will be the correct answer, right? हमको सिर्फ एक सिमिलरिटी मिला है, तो ऑप्शन ए होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है कि सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है पहले की तरह, पिछले जो क्वेश्चन था उसकी तरह। इट इज ऑलमोस्ट द सेम क्वेश्चन एज यू हैव सीन इन क्वेश्चन नंबर 12। सो दिस क्वेश्चन इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 के तरह ही है, तो आपको इसको ध्यान से देखना है। ऐसे क्वेश्चन आपको मिले थे आज के शिफ्ट्स में। सो बोला है कि इफ इन द नंबर 4697528 ऑल द नंबर्स आर रिटन इन डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब कि बड़ा से छोटा, दैट मीन्स फ्रॉम द लार्जर नंबर टू द स्मॉलर नंबर्स in order, then the position of how many numbers will remain unchanged. So we have to write the numbers first. You can calculate these in your brain too. While I am doing this, please try to calculate it in your brain. So 4697528. So the largest number is 9, then 8, then 7, then 6, then 5, then 4, then 2. I'll suggest to first write it like this and then solve it. It may take some 5 to 10 seconds, but it will give you the correct answer. ठीक, ये जो है ये 5-7 सेकंड ले सकता है लिखने में, पर इसको इससे आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। तो कितने नंबर का जो है सेम है पोजीशन, सिर्फ और सिर्फ देखो 5 का जो पोजीशन है वो सेम है आपका, तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 1। एक ही नंबर का जो है पोजीशन आपका सेम रहता है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हो कि नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक सीटिंग अरेंजमेंट है। दरअसल 3 सीटिंग अरेंजमेंट आए थे कल के एग्जाम में। एक था आपका लिनियर सीटिंग अरेंजमेंट 8 पीपल का फेसिंग नॉर्थ, दूसरे वाला था जो 8 पीपल का सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। वो दोनों टाइप का वीडियो टाइप का सीटिंग अरेंजमेंट हमने इस वीडियो में नहीं इंक्लूड किए हैं, क्योंकि उसके ऊपर हमने पहले वीडियो बना चुके हैं। और अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आप को देखना है, अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखे हो और अगर चाहते हो कि उस वीडियो को आप देख लो एग्जाम के पहले, तो आपको उस वीडियोस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। यू कुड सी 3 क्वेश्चंस फ्रॉम सीटिंग अरेंजमेंट। One is from the linear sitting arrangement of 8 people facing north. Another one is of 8 people sitting in a circular table facing the center. And the third type is this. The other 2 types has not been included in this video as we have already made separate videos on those 2 topics. Right? If you want to watch those, you could find the link of those videos in the description section below. तो चलिए दोस्तों, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है इसको हम बनाते हैं।
तो बोला है कि यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि आपको सिर्फ उस चीज को देखना है जिस चीज को आपको जरूरत है। फर्स्ट बोला है देखो 8%, ठीक, सिटिंग इन टू पैरेलल रोज, मतलब कि दो रोज में 8% बैठेगा, सच ए वे दैट 4% आर फेसिंग नॉर्थ इन रो 1 और एबीसीडी जो है वो होगा फेसिंग साउथ। मतलब कि आपको ऐसे जो है ड्राइंग खींचना है। फिर बोला है देखो पी क्यू आर ओ जो है फेसिंग नॉर्थ होगा, मतलब कि पी टू ओ ऐसे होगा फेसिंग नॉर्थ, ठीक। और एबीसीडी जो बोला है वो बोला है फेसिंग साउथ, मतलब कि ए टू डी होगा आपको यहाँ पे, ये जो है फेसिंग साउथ, ठीक। फिर आपको जो है स्टेटमेंट देखना है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज वन ऑफ द इमीडिएट नेबर्स ऑफ ओ फेस डी, मतलब कि ओ का एक नेबर डी को फेस करेगा, ठीक। फिर बोला है ओनली 1% सीट्स बिटवीन सी एंड डी, मतलब सी और डी के बीच में एक आदमी बैठेगा। फिर बोला है सी सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो हम डेफिनेटली ऐसे लिख सकते हैं कि सी वन डी, ऐसे लिख सकते हैं हम, डी के लेफ्ट में सी होगा तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। अब ये कैसे बैठ सकते हैं, देखो सी यहाँ पे बैठ सकते हैं, डी यहाँ पे बैठ सकते हैं, तब जाके देखो सी डी के लेफ्ट में बैठ रहा है क्योंकि ये फेसिंग साउथ। और क्या हो सकता है कि सी यहाँ पर हो सकता है और डी हो सकता है यहाँ पे, ठीक। फिर जो बोला है कि डी डजंट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, मतलब कि ये जो है ये जो अरेंजमेंट है वो गलत है क्योंकि डी जो है एक्सट्रीम एंड में आ रहा था, ठीक। तो नेक्स्ट जो कंक्लूजन है उसको हम देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे एक छूट गया कि नेबर ऑफ ओ फेस डी, मतलब कि ओ यहाँ पर हो सकता है या फिर यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि डी जो है डी का नेबर क्या होगा, वो यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा, ठीक, क्योंकि तब जाके नेबर ऑफ ओ फेसिंग डी होगा। फिर बोला है देखो आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, मतलब कि आर सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ क्यू, ऐसे आप लिख सकते हो। That means Q is sitting second to the left of R, right? So ये कैसे हो सकता है, अब देखो ऐसे हो सकता है कि Q यहाँ पर हो जाए और R यहाँ पर हो जाए, Q1 R होगा तब, और हो सकता है कि Q यहाँ पर और R यहाँ पर। अगर हम इस रीअरेंजमेंट को लेते हैं Q यहाँ पर और R यहाँ पर, तो देखो O को हम नहीं बिठा सकते कहीं पर भी, है ना, क्योंकि दोनों जो पोजीशन है वो ब्लॉक हो जा रहा है, ठीक। तो हम इसको जो है नहीं ले सकते। तो अगर आप Q यहाँ पर और R यहाँ पर ले लो तो आपको जाके सिटिंग अरेंजमेंट ठीक से बन रहा है, तब आप O को बिठा सकते हो कहीं भी पोजीशन में, हो सकता है कि यहाँ पर और हो सकता है कि यहाँ पर। इसके लिए हमें जो लास्ट कंक्लूजन है वो भी देखना पड़ेगा। फिर बोला है देखो O इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, मतलब कि O जो है R के इमीडिएट नेबर नहीं है, सो O can't sit here because R is there, so this is a position where R's neighbor could sit here. So O is not a neighbor of R, so O can't sit here, so O can sit only here. जबकि ये R के नेबर के पोजीशन है तो यहाँ पर O जो है O नहीं बैठ सकते, तो जो है वो यहाँ पे बैठेगा। तो देखो इस जो लाइन है इसमें कौन से जो नंबर से अल्फाबेट से वो बैठेगा, देखो OP कीवर्ड थे ना, तो क्या होगा OP कीवर्ड, सो ये लाइन जो है वो बन गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर आपको देखना है। फिर देखो एक स्टेटमेंट हमने लिखना भूल गए थे, तो ये होगा P फेसेस A, तो P फेसेस A होगा मतलब P जो है तो इसका फेस करेगा क्या A, ठीक। अगर P फेसेस A होगा तो डेफिनेटली इस पोजीशन पे B आ जाता है हमारे, ठीक। तो आपको ऐसा ही जो है करना है। तो ये ऐसे ही आसान था, ऐसे ही आपको करना है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि इसके ऊपर आधारित कैसे कैसे क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो गाइस देखो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऐसे है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, तो आर के इमीडिएट नेबर कौन है, तो आर के इमीडिएट नेबर देखो सिर्फ और सिर्फ पी है यहाँ पे, ठीक। तो आंसर क्या होगा ऑप्शन सी, डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आपको डायरेक्टली आंसर देना है, ठीक। तो आर के इमीडिएट नेबर सिर्फ एक ही है तो है पी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको हर एक जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको आपको
बारीकी से देखना है. You have to carefully watch all the sentences that has been given here. So first statement is B sits third to the left of D. Is it? No, because B is sitting to the right of D, immediate right of D. Then बोला है कि O is an immediate neighbor of P. तो O जो है P का immediate neighbor है क्या? नहीं ना, तो ये भी wrong है. R sits second to the left of Q. R sits second to the left of Q. ठीक है क्या? नहीं, क्योंकि देखो ये जो है facing north, तो R जो है Q के राइट में है, तो ये भी गलत है. फिर बोला है देखो C sits at an extreme end, तो यहाँ पर बैठ रहा है ना C एक extreme end पे. C is sitting at any of the extreme ends, sorry, right? So E is the correct answer, right? So next question is, who among the following faces the one who is an immediate neighbor of R? R के एक immediate neighbor को कौन सी जो अल्फाबेट है इसमें फेस कर रहा है? बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आपको आ रहा है आपके एग्जाम में. तो देखो R जो है यहाँ पर है, R के एक नेबर कौन है? इमीडिएट नेबर P हो सकता है सिर्फ, ठीक, क्योंकि R के इस साइड पे तो कोई कुछ भी नहीं है ना. तो P जो है P को कौन सी अल्फाबेट फेस करेगा? अब देखो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ A है, तो ओनली A होगा आपका आंसर. यहाँ पर आइदर और का ऑप्शन भी दिया है. अब ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन दिया गए थे कल के एग्जाम्स में, तो ऑप्शन ए होगा आपका आंसर. सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, O is related to D in the same way as P is related to C. मतलब कि O और D के बीच में रिलेशन है और P के बीच से और C के बीच में रिलेशन है, सेम रिलेशन. तो Q then who is Q related to in the same way? तो Q के साथ किसका रिलेशन है? ऐसे ही तरह. अब देखो O से हम D को फाइंड करते हैं, तो OD ऐसे जा रहा है. फिर बोला है कि PC तो ऐसे जा रहा है ना. तो उस तरह Q का क्या होगा? तो देखो ऐसे ही आपको लाइन खींचना है. Q A आ रहा है, Q से A आ रहा है ना, तो ऑप्शन होगा आपका C, ठीक. तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे. सो नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला है वो है, which of the following pairs represent the pair sitting at the extreme ends? आपको इसको बारीकी से देखना है. क्या बोला है क्वेश्चन को? बोला है कि which of the following pairs represent the pair sitting at the extreme ends, मतलब कि दोनों जो है पेयर के दोनों जो कैंडिडेट होगा वो एक्सट्रीम एंड पे होगा, ठीक. ऐसा नहीं कि एक पर्सन एक्सट्रीम एंड पे होगा. You have to watch this question carefully because it is told there the pair is sitting at the extreme ends. That means both the members are sitting at the extreme ends, not just one, both the members, right? So let's see. Members here, first is QB. So Q is here, so this is incorrect. Then bola hai ki AP. So A is here. Then this conclusion is also incorrect. Then बोला है कि RC. अब देखो R यहाँ पर है और C यहाँ पर है. So both of R and C are sitting at an extreme ends, right? So this option is correct, ठीक. तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन. आप देख सकते हो कि आपको पूरा का पूरा जो 35 नंबर्स का क्वेश्चन है उसको आपको मिल गया है कि कैसे क्वेश्चन आ रहा है आपके रीजनिंग सेक्शन में, ठीक. अब देखो यहाँ पर सिर्फ 18 जो क्वेश्चन है वो हमने डाले हैं, पर देखो 5 नंबर का क्वेश्चन 5 मार्क्स का जो लीनियर सिटी अरेंजमेंट है उसका वीडियो हमने डाला है, तो होगा आपका 18 + 5 23. एंड वी हैव आल्सो पुट अ वीडियो ऑन सर्कुलर सिटी अरेंजमेंट that which is also carrying a marks of 5. that means 23 + 5 28 मार्क्स हो गए आपका, ठीक. फिर हमने बोला था कि इनइक्वालिटी में और भी सारे सवाल है, 3 जो है सवाल थे, तो 28 + 3 हो गए आपका 31. और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में भी कुछ सवाल थे, हमने यहाँ पर 2 या फिर 3 लिए, तो हो गया आपका 2, तो 28 30 3 31 और 2 हो गया आपका 33. और 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो मिसलिनियस के ही थे, तो आप समझ सकते हो कि ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिल रहा है. तो अगर आपको पूरा सेट आपको मिल जा रहा है तो आपके एग्जाम डेफिनेटली अच्छा होगा, नहीं? तो अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके
आज के जो एग्ज़ाम होगा 4 तारीख को हेल्पफुल रहेगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि ये जो है ये आप ही का चैनल है। और अगर आप इस चैनल के साथ सब्सक्राइब नहीं हो तो प्लीज़ नीचे जो लाल वाला सब्सक्राइब बटन है उस पर सब्सक्राइब करना। और एग्ज़ाम देख के आने के बाद हमें ये बोलना कि आपको एग्ज़ाम कैसा रहा और ये वीडियो आपको काम आया या फिर नहीं, ठीक। और आपके पास कोई भी सवाल हो, सुलझाओ, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आपके पास कोई भी एग्ज़ाम का सवाल हो तो आप हमारे इस ईमेल ID p4bin@tndex.com पे उसको भेजिए। सो विश यू अ गुड लक फॉर योर एग्ज़ाम। मैं था शुभंकर शर्मा, आपका होस्ट, एंड आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।